चले सर आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट हमने कवर करना है, दैट इज कॉल्ड वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दैट इज कॉल्ड वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 116 है, जो कि रेजिडेंट पर्सन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करता है कि जब एक रेजिडेंट पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, तो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ उन्हें एक वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनानी है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 116 रेजिडेंट पर्सन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करता है कि जब वो अपने रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम बनाएंगे, तो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ साथ उन्हें वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनानी होगी। अब वेल्थ स्टेटमेंट क्या है? सर वेल्थ स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो। वेल्थ स्टेटमेंट एक इंडिविजुअल की बैलेंस शीट है। जिस तरह से हम एक कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसी तरीके से वेल्थ स्टेटमेंट में एक इंडिविजुअल के एसेट और लायबिलिटीज प्रेजेंट हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आप इंडिविजुअल के एसेट्स एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल वेल्थ स्टेटमेंट में बताओगे, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज आ रही होंगी, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे आ रही होंगी। ये ओरिजिनल कॉस्ट पे आ रहे होंगे। यानी कि अगर हमारे पास कोई फर्नीचर है, कोई मोटर व्हीकल है, कोई हाउस है, तो वेल्थ स्टेटमेंट बनाते वक्त हम उन्हें कभी भी डेप्रिशिएट नहीं कर रहे होंगे, वेल्थ स्टेटमेंट में कभी भी उन्हें डेप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। और अगर हमारे पास कोई हमारे पास हाउस है, बैंगलो है, प्लॉट है, कुछ भी लैंड एंड बिल्डिंग है, या हमारे पास लेट्स से कि कोई ज्वेलरी है, या लेट्स से कि हमारे पास किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह रखे हुए हैं, तो इन सारे एसेट्स को आप ओरिजिनल कॉस्ट पे वेल्थ स्टेटमेंट पे कैरी करोगे। ना आप अपने एसेट्स को ना आप अपने एसेट्स को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे कभी, ना आप अपने एसेट्स को ईयर एंड की फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे कभी। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैंने एक प्लॉट खरीदा लेट से 10 लाख रुपए का आज से 5 साल पहले, और आज उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो चुकी है, भले आज उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो गई हो, जिस कॉस्ट पे मैंने उसे परचेज किया था, उसी कॉस्ट पे मैं उसे कैरी कर रहा हूँ जब तक कि मैं उसे एक्चुअली बेच ना दूं। तो वेल्थ स्टेटमेंट में तुम्हारे एसेट्स डेप्रिशिएट नहीं होंगे। वेल्थ एसेट स्टेटमेंट में तुम्हारे एसेट्स रीवैल्यू नहीं हो रहे होंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में अपने सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज को प्रेजेंट करेंगे और उन्हें ओरिजिनल कॉस्ट पे प्रेजेंट कर रहे होंगे। अच्छा, फिर ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन है जो कि कोई बिजनेस रन कर रहा है। वो बिजनेस हो सकता है कि उसने सोल प्रोप्राइटरशिप की कैपेसिटी में रन किया हो सकता है कि पार्टनरशिप की कैपेसिटी में रन किया हो, या हो सकता है कि कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेस कर रखे हो। अब अगर एक पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स हैं, तो शेयर्स को अगेन आप ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो करोगे। लेकिन अगर एक पर्सन कोई बिजनेस कंडक्ट करता है एक पर्सन कोई बिजनेस कंडक्ट करता है, और बिजनेस या तो सोल प्रोप्राइटरशिप की कैपेसिटी में होगा, या ईओपी की कैपेसिटी में होगा, इस केस में हम वेल्थ स्टेटमेंट में अपना कैपिटल का अमाउंट शो कर रहे होंगे। इस केस में हम वेल्थ स्टेटमेंट में अपना कैपिटल का अमाउंट शो कर रहे होंगे। अब कैपिटल के अमाउंट को समझना है। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए के कैपिटल से। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए के कैपिटल से। तो अभी मेरा कैपिटल का अमाउंट कितना है? 10 लाख रुपए। एक साल के बाद उस बिजनेस में 4 लाख की इनकम हो जाती है, तो अब मेरा कैपिटल अकाउंट 14 लाख रुपए हो जाएगा। एक साल के बाद मुझे उस बिजनेस में मजीद 6 लाख की इनकम हो जाती है, तो अब मेरा कैपिटल अकाउंट 20 लाख रुपए आ जाएगा। आपको एग्जाम में ये कहता है कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से, एक साल में हमें लेट से 4 लाख रुपए की इनकम आई, और उन 4 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए हमने ड्रॉइंग कर ली। तो अब 10 लाख रुपए का कैपिटल ओपनिंग, 4 लाख की इनकम, 1 लाख की ड्रॉइंग, हमारा क्लोजिंग कैपिटल 13 लाख रुपए आ जाएगा। तो अगर तो एक इंडिविजुअल ने किसी बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप की कैपेसिटी में या एओपी की कैपेसिटी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो हम इस बिजनेस के सारे एसेट्स को अपनी वेल्थ में नहीं दिखाएंगे। देखिए, बिजनेस में तो डेप्रिशिएबल एसेट भी आ रहे होंगे, इन्वेंट्रीज भी आ रही होंगी, रिसीवल भी आ रहा होगा। बिजनेस के जितने एसेट्स हैं वो मैं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं दिखाऊंगा।
बल्कि उस बिजनेस के अंदर मेरा जो नेट कैपिटल आ रहा है, नेट ऑफ ड्रॉइंग एंड इंक्लूसिव ऑफ अर्निंग्स फॉर द ईयर, मैं उस कैपिटल की अमाउंट को अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर रहा हूँगा। तो वेल्थ स्टेटमेंट तो बड़ी सिंपल सी है कि आप अपने सारे एसेट और लायबिलिटीज को ओरिजिनल कॉस्ट में शो करोगे, एसेट्स को डेप्रिशिएट नहीं करोगे, एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेकर नहीं आओगे। और अगर आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है तो बिजनेस का नेट कैपिटल आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में प्रेजेंट हो रहा होगा। फिर जब हम वेल्थ स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो वेल्थ स्टेटमेंट एक कंपनी की एक तरह से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। जिस तरह से हम एक कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं, उसी तरीके से वेल्थ स्टेटमेंट में इंडिविजुअल की वेल्थ की मूवमेंट दिखा रहे होते हैं, इंडिविजुअल की वेल्थ की रिकंसिलेशन दिखा रहे होते हैं। किस तरीके से कि हमारे पास ओपनिंग नेट वेल्थ आ रही होगी कि साल के शुरू में हमारी नेट वेल्थ कितनी थी, हमारे पास क्लोजिंग नेट वेल्थ आ रही होगी कि साल के आखिर में हमारी नेट वेल्थ यानी कि हमारे नेट एसेट्स कितने हैं, और इन दोनों के दरमियान हम एक रिकंसिलेशन बना रहे होंगे। अब इस रिकंसिलेशन में आपके इनफ्लोज ड्यूरिंग द ईयर आएंगे, आपके आउटफ्लोज ड्यूरिंग द ईयर आएंगे। और जब मैं बात कर रहा हूं इनफ्लो और आउटफ्लो की, तो ये कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो नहीं है। जब मैं बात करता हूं इनफ्लो या आउटफ्लो की, तो ये कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो नहीं है। इनफ्लोज और आउटफ्लोज का मतलब है कि वो इनफ्लोज या आउटफ्लोज जो आपकी वेल्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करे। इनफ्लोज और आउटफ्लोज का मतलब है कि वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो कि आपके नेट एसेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने पूरे साल में 12 लाख रुपए की सैलरी कमाई, तो 12 लाख रुपए की सैलरी ने मेरे असासे भी 12 लाख से बढ़ा दिए होंगे, तो ये 12 लाख रुपए की सैलरी मेरे इनफ्लोज में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरे साल में 1 लाख रुपए का टैक्स दिया, तो 1 लाख रुपए का जो मैंने टैक्स दिया, इससे मेरे नेट एसेट्स 1 लाख रुपए से कम हो जाएंगे, ये 1 लाख रुपए का टैक्स मेरे आउटफ्लो में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो 2 लाख रुपए का फर्नीचर इनफ्लो में आएगा या आउटफ्लो में आएगा? सर 2 लाख रुपए का अगर आपने फर्नीचर खरीदा है ना, तो ये इनफ्लो या आउटफ्लो में नहीं आएगा, क्योंकि अफेक्टिवली अगर 2 लाख का फर्नीचर खरीद रहे हो तो 2 लाख से आपका कैश कम हो रहा है, लेकिन 2 लाख से आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, आपके नेट एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया। सर इनफ्लो और आउटफ्लो में इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं आएगा। इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं आएगा। अब आप खुद सोचें कि यार कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे एसेट्स को बढ़ाती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे एसेट्स को बढ़ाती हैं? तो सर पहली चीज तो आपके जहन में आएगी, आपकी जो इनकम है ना, वो आपके एसेट्स को बढ़ाती है। और सर अगर हमें कोई चीज गिफ्ट में रिसीव हो, अगर हमें कोई चीज गिफ्ट में रिसीव हो, तो इससे भी हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे। अगर हमें कोई चीज इनहेरिटेंस में रिसीव हो, तो इससे भी हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे। अगर हमें कोई फॉरेन रेमिटेंस रिसीव हो रही है, इससे भी हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे। अगर किसी एसेट के डिस्पोजल पे गेन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 1 लाख रुपए की कॉस्ट पे शेयर्स रखे हुए थे, मेरे पास 1 लाख रुपए की कॉस्ट पे शेयर्स रखे हुए थे, मैंने उन शेयर्स को 1,20,000 का बेच दिया। अब जब आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स को 1,20,000 का बेचा, तो आपके पास से लाख रुपए के शेयर्स गए, 1,20,000 का कैश आया, आपको यहाँ पे गेन कितना हुआ है? 20,000। तो आपके इन टोटलिटी जो एसेट्स है वो 20,000 से बढ़ गए ना, तो ये गेन भी हमारे इनफ्लोस में आ रहा होगा। इनफ्लोस में मैं कैश इनफ्लो नहीं दिखाऊंगा, इनफ्लो में मैं वो चीजें दिखाऊंगा जो कि वाकई मेरे एसेट्स, वाकई मेरी वेल्थ, वाकई मेरे असासों को इंक्रीज करता है। इसमें इनकम आ रही होगी, इसमें गिफ्ट आ रहा होगा, इसमें रेमिटेंस आ रहा होगा, इसमें इनहेरिटेंस आ रहा होगा, इसमें गेन और डिस्पोजल आ रहा होगा। जब मैं आउटफ्लो दिखाऊंगा, तो आउटफ्लो में मैं वो सारी चीजें दिखाऊंगा जो मेरे असासों को, जो मेरे एसेट्स को कम करते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे एसेट्स को कम करती हैं? सर पर्सनल एक्सपेंसेस। मैं जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस करता हूं, सर मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस मेरे एसेट्स को कम कर रहे होते हैं। किसी ने आवाज लगाई सर डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि हमने अपनी वेल्थ में एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करना है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा। और कौन सी चीजें जो आपके एसेट्स को कम करती हैं? सर अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया हो, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया हो,
अगर आपने कोई डोनेशन की हो तो डोनेशन तो मैं पर्सनल एक्सपेंस ही कंसिडर कर लूंगा। तो वो चीजें जो हमारे एसेट्स को कम करती हैं वो क्या हो सकती हैं? सर वो एक्सपेंसेस हो सकता है, सर वो गिफ्ट हो सकता है, सर वो टैक्सेस हो सकता है, सर वो लॉस ऑन डिस्पोजल हो सकता है, वो लॉस ऑन डिस्पोजल हो सकता है। तो ये चीजें हमारी इनफ्लो और आउटफ्लो में आएगी। अब गौर से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि साल के शुरू में आपकी एक 5 लाख रुपए की उधारी थी। साल के शुरू में आपकी एक 5 लाख रुपए की उधारी थी, और ड्यूरिंग द ईयर हमने उस 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए का लोन पे कर दिया। 2 लाख रुपए का लोन पे कर दिया। तो जब आपने 2 लाख का लोन पे किया होगा तो आपके पास से कैश जाएगा। ये 2 लाख रुपए के लोन की रीपेमेंट इनफ्लो में आएगा या आउटफ्लो में आएगा? सर ये किसी में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 लाख से आपका एसेट कम हो रहा है तो 2 लाख से लायबिलिटी भी तो कम हो रही है, तो नेट एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखने के लिए 3 बातें खाली। नंबर वन, वेल्थ स्टेटमेंट में हम एसेट और लायबिलिटीज को ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करेंगे, डेप्रिशिएट या फेयर वैल्यू पे लेकर नहीं आएंगे। अगर हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है तो बिजनेस के एसेट्स को हम अपनी वेल्थ में शो नहीं करेंगे, बस बिजनेस में जितना हमारा कैपिटल है वो हमारी वेल्थ में आ जाएगा। एंड नंबर थ्री, वेल्थ रिकंसिलेशन बनाते वक्त वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज आएंगे जो कि आपके एसेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करें। कैश इनफ्लो या आउटफ्लो अगर आपके एसेट या लायबिलिटीज को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहे, या फिर आपके एसेट की नेचर चेंज हो रही है, तो ये चीजें आपकी वेल्थ रिकंसिलेशन में नहीं आ रही होगी। एक 5 नंबर का सवाल देखते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये वेल्थ स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है। हाँ कॉपी कर ली सर। सर एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि व्हाट इफ कि हमारे बिजनेस में लॉस आए, व्हाट इफ कि हमारे बिजनेस में लॉस आए। तो देखो, तुम्हारे पास लाख रुपए का लेट से कैपिटल साल के शुरू में है, ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपए का लॉस हो गया। तो अब साल के आखिर में तुम लाख रुपए का कैपिटल नहीं बल्कि 80,000 का कैपिटल दिखाओगे। और जो 20 रुपए का 20,000 का लॉस हुआ है उससे तुम्हारी वेल्थ कम हुई ना, तो वो 20,000 रुपए का लॉस, वो 20,000 रुपए का बिजनेस लॉस तुम्हारा यहाँ पे नजर आ रहा होगा, वो 20,000 रुपए का लॉस यहाँ पे नजर आ रहा होगा आउटफ्लोज में। इसे कॉपी करें तो हम एक सवाल देखते हैं। विलियम ने कॉपी। यहाँ देखिए एक सवाल देखते हैं। हमारे पास स्प्रिंग 17 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है। स्प्रिंग 17 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 मार्क की वेटेज है सवाल की। कहता है जाहिद, द सोल प्रोप्राइटर ऑफ FG and company is a resident individual and is in the process of filing his wealth statement for the year 2007. The relevant information is as under. एक इंडिविजुअल है जो कि सोल प्रोप्राइटर है एक FG एंड कंपनी बिजनेस का, और ये एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और ये वेल्थ स्टेटमेंट बनाना चाहता है टैक्स ईयर 2001-7 की। पॉइंट नंबर 1 में
एसेट एंड लायबिलिटीज डिस्क्लोज इन द वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2006 हमें दिया हुआ है, यानी कि हमें ओपनिंग वेल्थ स्टेटमेंट दी हुई है। ओपनिंग वेल्थ स्टेटमेंट में इसके पास एग्रीकल्चर लैंड इन हैदराबाद है 5 मिलियन, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन डीएचए है 3 मिलियन, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी है 1.1 मिलियन, बिजनेस कैपिटल है 4 मिलियन, मोटर व्हीकल है 1540000, कैश एंड बैंक है 6 लाख और कैश एंड हैंड है 3 लाख। और कुछ हमारा बैंक लोन आ रहा है 15 लाख का, तो नेट एसेट्स हमारे पास बन रहा है 140400000। ये हमारे पास ओपनिंग वेल्थ, ये हमारे पास 30 जून 2006 पे 30 जून 2006 पे हमें वेल्थ स्टेटमेंट बनाकर दी हुई है। फिर हमें कहता है डिटेल्स रिलेटिंग टू एफजी एंड कंपनी आर एस फॉलो। हम जो इस बिजनेस के सोल प्रोवाइडर है, जिसका साल के शुरू में हमारा कैपिटल आ रहा है 4 मिलियन, इस बिजनेस में हमने पूरे साल में 2.54 मिलियन की इनकम कमाई, और इस बिजनेस से हमने 4.5 लाख की ड्रॉइंग की। देखिए, जब आपने पूरे साल में 2540 की इनकम कमाई, तो आपका बिजनेस कैपिटल 2450 से बढ़ जाएगा। और जब आपने 4.5 लाख की ड्रॉइंग की, तो आपका बिजनेस कैपिटल 4.5 लाख से कम हो जाएगा और आपका कैश इन बैंक 4.5 लाख से बढ़ जाएगा। सही है। फिर कहता है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक एट 30 जून 2007 इस 1,57,500 एंड 7,30,000 रिस्पेक्टिवली। साल के आखिर में कैश इन हैंड और कैश इन बैंक का हमें बैलेंस बता दिया 1,57,500 एंड 7,30,000। फिर कहता है ट्रांजेक्शन्स कैरिड आउट बाय जायद ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलो। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, ये जो इनकम कमाई हमने, ये वेल्थ रिकंसिलेशन में इनफ्लो में आएगा या आउटफ्लो में आएगा? इनफ्लो में आएगा। ये जो ड्राइंग की हमने, ये वेल्थ स्टेटमेंट में इनफ्लो में आएगा या आउटफ्लो में आएगा? सर ये किसी में भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने 4.5 लाख की ड्राइंग की तो आपका बिजनेस एसेट 4.5 लाख से कम हो गया, लेकिन कैश एंड बैंक 4.5 लाख से बढ़ गया, तो ये इनफ्लो आउटफ्लो में नहीं आएगा। आगे कहता है पेड एडवांस ऑफ 1 मिलियन अगेंस्ट द परचेज ऑफ बैंगलोर फॉर 10 मिलियन। हम 1 करोड़ रुपए का बैंगलोर खरीदने लगे हैं, लेकिन अभी हमने 1 करोड़ रुपए में से 10 लाख रुपए का सिर्फ एडवांस दिया है। सोल्ड शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी फॉर 3.5 लाख। द शेयर्स वर परचेज्ड ऑन 1 मई 2006 फॉर ₹50,000। कैपिटल गेन टैक्स कलेक्टेड अमाउंट टू ₹37,500। देखो, तुम्हारे पास ओपनिंग वेल्थ में 11 लाख रुपए के शेयर्स आ रहे हैं। कहता है तुमने 3.5 लाख रुपए के शेयर्स बेचे, और जो 3.5 लाख के शेयर्स बेचे ना, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 50,000। यानी कि इस 11 लाख रुपए में से तुमने 50,000 वाले शेयर्स बेचे, और कितने के बेचे? 3.5 लाख के। तो गेन कितना हुआ? 3 लाख का। तो ये 3 लाख का गेन हमारा इनफ्लो है, और इस 3 लाख के गेन पे हमारा टैक्स कितना है? 37,500। तो ये 37,500 का जो टैक्स है हमारे आउटफ्लो में आ जाएगा। सर रिपीट करते हैं। देखो, ओपनिंग में हमारे पास 11 लाख के शेयर्स आ रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि आप एसेट और लायबिलिटीज को कॉस्ट में दिखाओगे, यानी कि जो भी हमारे पास शेयर्स है ना, उनकी कॉस्ट कितनी है? 11 लाख। हमने क्या करा कि 3.5 लाख रुपए के शेयर्स बेचे। सारे नहीं बेचे, सिर्फ वो बेचे जिनकी कॉस्ट 50,000 थी। तो इस 11 लाख के शेयर्स में से 50,000 के शेयर्स कम हो जाएंगे, 10,50,000 के शेयर्स बचेंगे। और वो जो 50,000 के शेयर्स हमने बेचे, वो कितने के बेचे? 3.5 लाख के। तो हमें 50,000 का फायदा हुआ। 50,000 से हमारी औकात बढ़ेगी। सॉरी सॉरी 3 लाख रुपए का हमें फायदा हुआ, तो 3 लाख रुपए से हमारे असासे बढ़ेंगे। 3 लाख रुपए आपके इनफ्लोज में आ जाएगा। फिर इस 3 लाख रुपए के ऊपर हमने 37,500 का टैक्स दिया। तो टैक्स देना आपके एसेट्स को कम करेगा, तो 37,500 का हमारा अमाउंट आउटफ्लो में आ रहा होगा। फिर कहता है गिफ्टेड शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी टू हिज ब्रदर। द शेयर्स वर परचेज्ड बाय जाहिद इन 2002 एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख, whereas the market value at the time of gift was 1.5 लाख। सर हमने 11 लाख में से 1 लाख की कॉस्ट के शेयर्स अपने भाई को गिफ्ट कर दिए, और जब अपने भाई को गिफ्ट किए ना, तब उन शेयर्स की वैल्यू 1.5 लाख थी। अब मेरे आउटफ्लो में कोई अमाउंट आएगा या नहीं आएगा? 1 लाख आएगा या 1.5 लाख आएगा? सर 1 लाख, क्योंकि मेरे पास से तो 1 लाख का एसेट जा रहा है ना। फिर पेड 2 लाख
टूवर्ड्स द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द बैंक लोन। हमारे पास साल के शुरू में 15 लाख रुपए का बैंक लोन था, जिसमें से हमने 2 लाख रुपए का बैंक लोन पे कर दिया। सर आउटफ्लो में कितना अमाउंट दिखाएंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी भी कम हो रही है, कैश भी कम होगा। पर्सनल एक्सपेंसेस आर 205,75,000, ये हमारे आउटफ्लो में आ जाएगा। नेट रिसिट्स अगेंस्ट एग्रीकल्चर इनकम इज 2.5 मिलियन। सर हमारे पास ओपनिंग में 5 मिलियन की एग्रीकल्चर लैंड है, और इस एग्रीकल्चर लैंड पे हमें 2.5 मिलियन की एग्रीकल्चर इनकम हुई है। तो ये 5 मिलियन साल के आखिर में कितना हो जाएगा? सर ये 5 मिलियन साल के आखिर में 5 मिलियन ही रहेगा। ये 5 मिलियन साल के आखिर में 5 मिलियन ही रहेगा। 2.5 मिलियन की जो आपकी इनकम आई है, ये 2.5 मिलियन की इनकम आपके इनफ्लोस में आ जाएगी। आगे कहता है प्रिपेयर दी वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकंसिलेशन फॉर द ईयर 2007। अब यहां देखो मैं सॉल्व करवाता हूं स्प्रिंग 17 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6। एक हम यहां पर वेल्थ स्टेटमेंट बना रहे होंगे, और एक हम वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे होंगे। सर हमारे पास वेल्थ स्टेटमेंट 30 जून 2007 पे बनाई जा रही है। हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं? पहले हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड आ रहा है। ये एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास साल के शुरू में थी, और साल के आखिर में भी एज इट इज रहेगी। हमने इसको बेचा बेचा नहीं है। कितने की? 5 मिलियन। तो 5 मिलियन आ जाएगा। फिर हमारे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, इसके हवाले से भी कोई डाटा नहीं है, तो ये साल के आखिर में भी एज इट इज आ जाएगी। कितने की? 3 मिलियन। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैं। अब देखिए शेयर्स हमारे पास कितने हैं? 11 लाख के। लेकिन 11 लाख में से 50,000 की कॉस्ट के शेयर्स हमने बेच दिए थे, और लाख की शेयर्स की कॉस्ट हमने गिफ्ट कर दिए थे। तो मेरे पास साल के आखिर में -50,000 -1 लाख 9.5 लाख के शेयर्स रह जाएंगे। फिर हमारे पास बिजनेस कैपिटल था। कितना? सर 4 मिलियन का कैपिटल था। इस पे 2.540000 की इनकम कमाई, और 4.5 लाख की ड्राइंग की। तो 4 मिलियन प्लस 2.540000 माइनस 4.5 लाख, कितना बन रहा है? 60900000। फिर मोटर व्हीकल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, एज इट इज आ जाएगा 15,40,000। एक मिनट। फिर हमारे पास कैश इन हैंड और कैश इन बैंक का ओपनिंग बैलेंस था, और साल के आखिर में भी इन्होंने हमें बैलेंस बताया। अच्छा किसी ने सवाल पूछा कि सर ये कैश इन हैंड और कैश इन बैंक का बैलेंस चेंज कैसे हो गया, या बढ़ या कम कैसे हो गया? देखिए हमने बिजनेस से जो ड्राइंग की है वो हमारे कैश इन बैंक में, कैश इन हैंड में आई होगी। हमने एग्रीकल्चर इनकम से जो कमाया वो हमारे कैश इन हैंड, कैश इन बैंक में आया होगा। हमने जो शेयर्स बेचे वो हमारे कैश इन हैंड, कैश इन बैंक में आए होंगे। हमने जो शेयर्स पे टैक्स दिया, हमने जो पर्सनल एक्सपेंसेस इनकर किए, हमने जो बैंक लोन रिपे किया,
उससे हमारा कैश इन हैंड कैश इन बैंक कम हुआ होगा। इन्होंने आपसे कैश इन हैंड कैश इन बैंक का क्लोजिंग कैलकुलेट नहीं करवाया, आपको डायरेक्टली बता दिया है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली बताए, हो सकता है कि आपको कैलकुलेट भी करवाए। अगर आप ऑटम 2024 के रिटर्न का सवाल देखेंगे ना, तो उसमें कैश इन हैंड और कैश इन बैंक का नंबर कैलकुलेट करवाया एग्जामिनर ने। तो कोई इतनी रॉकेट साइंस बात नहीं है। ओपनिंग लिखोगे, जिन जिन वेन्यूज से पैसा आया वो कैश इन बैंक में ऐड हो जाएगा, जहां जहां खर्च हुआ वो माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्लोजिंग कैश इन बैंक का बैलेंस आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम कैश इन बैंक का टी अकाउंट बनाते हो। यहाँ पे इन्होंने हमें बैलेंस बता दिया है। कैश इन हैंड है 157,500, और कैश इन बैंक है 7,30,000। तो हमारे पास ओपनिंग वेल्थ में जितने एसेट्स थे जिसमें एडजस्टमेंट्स नहीं थी उनको भी लिख दिया, जिसमें एडजस्टमेंट्स थी उनको मैंने एडजस्ट करके लिख दिया। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग में हमारे पास एक लोन भी आ रहा है, तो लोन एक लायबिलिटी है, इसे माइनस करेंगे। अब साल के शुरू में हमारी लायबिलिटी कितनी है, 15 लाख। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट में बताया था कि हमने 2 लाख रुपए लोन के पे कर दिए, तो इसका मतलब है कि साल के आखिर में अब लोन 15 लाख नहीं, बल्कि 15 लाख माइनस 2 लाख, 13 लाख का लोन रह जाएगा। ठीक है। मैं अभी फिलहाल इसका टोटल नहीं करना, अभी एक और चीज आनी है इसमें। अब वेल्थ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में क्या आएगा? सर वेल्थ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आपके नेट एसेट्स ओपनिंग में आएंगे, यानी कि एसेट 30 जून x6, 30 जून x6 साल के शुरू में हमारे नेट एसेट्स कितने थे? 14,040,000, 14,040,000। साल के आखिर में जो भी हमारे नेट एसेट्स कैलकुलेट होंगे वो हमारे नेट एसेट्स एसेट 30 जून x7 बन जाएंगे। अब अगर हम सब कुछ सही करते हैं ना, तो ये दोनों नंबर्स हमारे रिकंसाइल करने चाहिए, ये दोनों नंबर्स हमारे रिकंसाइल करने चाहिए कि साल के आखिर में जितने एसेट्स हैं उतने ही रिकंसिलेशन के हिसाब से क्लोजिंग बनना चाहिए। अब रिकंसिलेशन में आपके पास आएगा इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस। इसके लिए हम सारी ट्रांजेक्शन को देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने बताया था कि हमने अपनी बिजनेस से 2540 कमाए और 4.5 लाख की ड्राइंग की। तो जो मैंने पैसे कमाए, इससे वाकई में मेरे असासे बड़े होंगे, तो ये हमारे इनफ्लो में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2540,000। और जो हमने ड्राइंग की, इससे हमारे एसेट्स कम नहीं हुए होंगे। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल कम हो गया लेकिन आपका कैश इन बैंक बढ़ गया, तो ये आउटफ्लो में नहीं आएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 में तो क्लोजिंग कैश इन बैंक का बैलेंस था। अब पॉइंट नंबर 4 का पॉइंट ए, 1 मिलियन हमने एडवांस पे किया है, 10 मिलियन 1 करोड़ के बैंगलो खरीदने के लिए। 1 करोड़ के बैंगलो खरीदने के लिए हमने 10 लाख रुपए का एडवांस दिया है। ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? सर ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने 10 लाख रुपए का एडवांस दिया, आपके पास से कैश कम हुआ, लेकिन आपके पास एडवांस अगेंस्ट एसेट का एक एसेट क्रिएट हो गया, आपके पास एडवांस अगेंस्ट एसेट का एक एसेट क्रिएट हो गया। तो हमारी वेल्थ स्टेटमेंट में एक एसेट आ जाएगा, एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 1 मिलियन। इन केस ये समझ आ गया सबको? इन केस वो आपसे ये कहता कि हमने 10 मिलियन 1 करोड़ का एक हाउस खरीदा, हमने 1 करोड़ रुपए का 10 मिलियन का एक हाउस खरीदा, 9 मिलियन हमने पे कर दिए, 1 मिलियन अभी भी पे करना बाकी है। देखो अभी क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि हम 1 करोड़ का घर खरीद रहे हैं, 10 लाख दे चुके हैं, तो हमने इनफ्लो और आउटफ्लो में तो कुछ नहीं दिखाना,
एसेट्स में एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 1 मिलियन दिखा दिया। अगर सवाल में ये होता कि हमने 1 करोड़ रुपए का हाउस खरीदा, 9 मिलियन पे कर दिए, 1 मिलियन पे करना है, तो भी इनफ्लो आउटफ्लो में कुछ नहीं आता। एसेट्स में 10 मिलियन का एक एसेट आ जाता और लाइबिलिटी में पेबल अगेंस्ट हाउस 1 मिलियन की लाइबिलिटी आ जाए। मैनेज कर लेंगे आप? सर लाजमी कोशिश करिएगा कि ऑटम 24 के अटेम्प्ट का सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, वो अच्छा सवाल है, आधे घंटे का लेक्चर है उसका, आपका वेल्थ स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमने पॉइंट नंबर बी में 50,000 की कॉस्ट के शेयर 3.5 लाख के बेचे। जब 3.5 लाख के बेचे तो इसमें 3 लाख का मुनाफा हुआ, तो ये 3 लाख का मुनाफा हमारा कैपिटल गेन, और ये 3 लाख के मुनाफे से हमारी औकात या हमारे नेट एसेट्स बढ़ गए। और हमने इस 3 लाख की गेन पे 37,500 का टैक्स दिया, तो टैक्स हमारे लिए एक्सपेंस है, तो टैक्स ऑन कैपिटल गेन 37,500 आउटफ्लो में आ जाएगा। फिर हमने लाख रुपए की कॉस्ट के शेयर्स अपने भाई को गिफ्ट कर दिए, तो जो शेयर्स अपने भाई को गिफ्ट किए उतने से हमारे एसेट्स कम हो गए, तो मैं अपने पास आउटफ्लो में गिफ्ट लाख रुपए दिखा दूंगा। फिर हमने 2 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन रिपे किया, इनफ्लो या आउटफ्लो? कुछ भी नहीं। फिर हमने पर्सनल एक्सपेंसेस किए 2075, ये हमारा आउटफ्लो है, क्योंकि एक्सपेंस है ना ये। 2075,000। फिर हमने एग्रीकल्चर इनकम कमाई 25 लाख, तो हमारे पास एग्जेम्प्ट इनकम अराइज हुई 2.5 मिलियन। सर सारी एडजस्टमेंट्स को मैंने अकाउंट फॉर कर लिया है। अब अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो क्लोजिंग वेल्थ स्टेटमेंट में कितना बनता है एसेट? 17,500। और वेल्थ रिकंसिलेशन में ओपनिंग प्लस इनफ्लोस माइनस आउटफ्लोस कितना बनता है? गलत, 17। ये सेम नहीं बन रहा, देखो फिर कैलकुलेशन यही है सर। 1,6,7,500, ये हमारी वेल्थ स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग एसेट्स बन रहे हैं, रिकंसिलेशन में भी यही अमाउंट बन रहा होगा। क्या ये समझ आता है? सर बस आपने वेल्थ स्टेटमेंट का ये सवाल कर लिया, ऑटम 2024 का सवाल सॉल्व कर लें, इतना काफी है। वेल्थ स्टेटमेंट पे और टाइम से आया करने की जरूरत नहीं है, कॉपी कर लेंगे इससे।